हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो बच्चों एक वीडियो सीरीज़ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स की। बच्चों के अभी सितंबर एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और फिर दिसंबर में सेकंड टाइम्स मेरे ख्याल से टर्म एग्ज़ाम होते हैं और फिर फाइनल्स है। तो एक टर्म बच्चों का गुजर गया है और कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो अच्छे बच्चे वो और अच्छा परफॉर्म करें, एवरेज बच्चे भी अच्छे हो जाए, तो उसके लिए हम एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को समझने में दिक्कत आती है उनको हम लेंगे। आज मैं न्यूटन लॉज में टाइप्स ऑफ फोर्सेस बतलाने जा रहा हूँ बच्चों। और जैसे जैसे सीरीज़ एडवांस करेगी और बच्चों के डाउट्स आएंगे कि भाई ये वाला टॉपिक भी इस पर वीडियो हम बनाएं, तो आप मेरे को इन्फॉर्म करेंगे तो मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देता हूँ और उसमें भी जो वीडियो का एंड है उसके अंदर भी डिटेल्स आपको दे देंगे। यहाँ भी लिख देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ फ़िलहाल। तो इसको में व्हाट्सअप कर देंगे आप, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वही प्रॉब्लम पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज जैसे मैंने कहा कि टॉपिक हमारा है न्यूटन लॉज का जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लॉज ऑफ मोशन में टाइप्स ऑफ फोर्सेस आज मैं बतलाने जा रहा हूँ। बच्चे जो फोर्सेस हैं उसमें फ्री बॉडी डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। कॉम्पिटिशन्स में तो ये समझ लो कि क्वेश्चंस का बेसिक ही वही है। तो अगर आपको फोर्सेस ही नहीं मालूम, डायरेक्शन ही आप गलत बनाते हो, तो फिर हाउ विल डू। ठीक है, तो आज हम फोर्सेस जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शन कैसे उनकी होती है वो पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों इसके बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। तो आज मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि फोर्सेस कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसमें भी मैकेनिकल फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो 11th है वो मैकेनिक से जुड़ा हुआ है। मैकेनिकल फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस हैं बच्चों। सबसे पहली फोर्स जो है वो है हमारी वेट। वेट जो है अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से लगता है। ठीक है, ऐसे समझो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ऑब्वियस है इसका सेंटर होगा, तो जो भी बॉडी अर्थ के आसपास होती है अर्थ का सेंटर उसे अपनी तरफ पुल करता है। जैसे मैं यहाँ से ये बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है, बॉल मैंने ले लिया, तो ये बॉल है, ठीक है, इसको एक बॉडी मान लेते हैं। तो इसको, इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। यहाँ बीच में इसका सेंटर है, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, है ना, इधर ऐसे होगी फोर्स की डायरेक्शन। अगर यही जो बॉडी है यहाँ ना हो के अर्थ के यहाँ हो, यहाँ इस जगह, तो अर्थ किधर खींचेगी, इसका सेंटर तो इधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, और इस चीज़ को ज़रा ध्यान से एक और चीज़ को समझ के देखते हैं। ये जैसे मतलब अगर कोई पर्सन की टर्म्स में है, मतलब कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो अगर पर्सन वो ऐसे है यूँ, ठीक है, तो उसके पाँव की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड इधर, और अगर वो इधर खड़ा हुआ है इधर, तो ऐसे। तो जब भी जो भी फोर्स लगेगी उस पर्सन के रेस्पेक्ट में, ये फोर्सेस की डायरेक्शन इधर अलग है, इधर जो खड़ा है उस पर इधर लग रही है, जो इधर है उस पर इधर लग रही है, लेकिन जो इधर खड़ा है उसको भी फोर्स अपने पाँव की तरफ महसूस हो रही है, बिल्कुल नीचे। जो यहाँ खड़ा है उसको भी किधर महसूस हो रही है, अपने फुट की डायरेक्शन, फुट की डायरेक्शंस में फोर्स अवेलेबल हो रही है या महसूस हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं कि वो नीचे की तरफ लगती है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है बच्चों। तो जो वेट है हमारा वो किसकी वजह से, इट इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये तो वजह हो गई। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, mg हो गया बच्चों। और डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है, कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड
देखो मैं एक चीज़ आपको बतलाता हूँ जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। हम आ जाते हैं अपने मैग्नेटिक बोर्ड पे, वहाँ पे हमें ये चीज़ समझने को आसानी से मिलेगी। इसको ले लेता हूँ। ये है हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म, मैंने इस बॉडी को ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया ऐसे, तो आप समझ ही सकते हैं कि हम कह रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड से लगेगी, तो mg आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे की तरफ लग रहा है। अब मैंने इसको, ये जो प्लेटफॉर्म है इसको टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, और बॉडी इस पर ऐसे हो गई, ऐसे। तो अब क्या mg की डायरेक्शन इधर होगी? नहीं, गलत है। mg की डायरेक्शन इधर होगी। mg की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी बच्चों। mg की डायरेक्शन कभी भी टिल्ट नहीं होगी, mg की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, यानी ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी बच्चों, ऐसे। ये ऐसे ही रहेगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन को याद रखो, ये डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होने वाली, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी, ठीक है। ना तो ऐसे होगी, ध्यान रखना, ऐसे भी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, ये दोनों डायरेक्शंस गलत है। किधर होगी? हमेशा इधर होगी बच्चों, ऐसे होगी हमेशा डायरेक्शन। तो ये हमारी डायरेक्शन है mg की, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और फॉर्मूला आपने देख लिया, क्या फॉर्मूला है इसका? mg। तो अब हम दूसरी फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो सेकंड फोर्स है हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा व्हाट इज़ द कॉज। कॉज क्या है? अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉज है कांटेक्ट, तो इट इज़ ए कांटेक्ट फोर्स। तो जहाँ दो बॉडीज़ में कांटेक्ट हुआ वहाँ पर ये फोर्स लगेगी। कांटेक्ट कैसे दिखाएं? चलो कांटेक्ट को भी देख लेते हैं बच्चों। अपने मैग्नेटिक बोर्ड पे आ जाते हैं दोबारा। इसमें हमें पता है mg तो डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा। मैं mg को फिर से वैसे ही लगा देता हूँ। क्योंकि mg वर्टिकली डाउनवर्ड से वो कभी बदलने वाला नहीं है, तो इसका तो mg उधर ही रहेगा, ऐसा। ये हो गया। अब मान लो ये एक बॉडी है और इसके कांटेक्ट में एक और बॉडी ले आते हैं, जैसे ये वाली एक बॉडी, ठीक है, इसको हम इसके कांटेक्ट में ले आते हैं ऐसे, इसके कांटेक्ट में, या ये दो बॉडीज़ हैं इनको ही कांटेक्ट में रख लेते हैं आपस में, ऐसे रख दिया हमने कांटेक्ट में, ठीक है, या ऐसे कांटेक्ट में रख दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, ठीक है। तो जब ये बॉडीज़ ऐसी होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, यानी इनमें कांटेक्ट होना चाहिए, साइड बाय साइड रख के रखो या एक के ऊपर एक रखो। तो जब मान लो ये हमने साइड बाय साइड रखे हैं ऐसे, ध्यान से देखना बच्चों, हमने साइड बाय साइड रखा है इनको ऐसे, ऐसे यूँ, और मैंने इधर से इसको कुछ रोकने के लिए एक सपोर्ट बना लिया, सपोज इसको हमने यहाँ रोक दिया, ये आगे नहीं जा सकता अब, और मैं इसको इससे पुश कर रहा हूँ, ऐसे धक्का मार रहा हूँ। तो ये जो बॉडी है इस पर जितनी फोर्स से धक्का मार रही है, जितना इसको प्रेस कर रही है, वही नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों। और नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? दो वजह हैं इसमें, दो वर्ड आए, नॉर्मल और रिएक्शन। अगर मैं अपना थंब ऐसे इस पर प्रेस करता हूँ, तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, मैं इस पर फोर्स तो लगा ही रहा हूँ, साथ साथ जो मेरा थंब है उसका भी ये जो मसल है वो अंदर को दब रहा है, तो इसका मतलब मुझ पर भी फोर्स लग रही है। तो अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, तो इस पर भी फोर्स लग रही है बच्चों। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो उतनी फोर्स ये इस पे भी लगा रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिएक्शन, ठीक है। और उसमें नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब है ये सरफेस के जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगती है। कांटेक्ट सरफेस ये बच्चों, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ध्यान देखना, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, और ये वाली भी ऐसे इस तरफ ऐसे लगेगी बच्चों, ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर होंगी ये फोर्सेस, ये कांटेक्ट सरफेस। अगर कांटेक्ट सरफेस को हम बदल दें, मान लो मैंने कांटेक्ट सरफेस जो है ना वो ऐसे कर दी, यूं कर दी मैंने, एक के ऊपर एक कर दिया ऐसे,
तो कांटेक्ट सरफेस अब ऐसे हो गई, तो फोर्स की डायरेक्शन ये जो इस पे लगाएगा वो ऊपर हो जाएगी ऐसे, और जो इस पे ये लगाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगी बच्चों। फोर्स की डायरेक्शन बदल गई ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी फिर। तो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी बच्चों। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं कि इसका ना नॉर्मल रिएक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता, और बच्चे नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला याद रखते हैं mg। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है हैज़ नो फार्मूला। ओके, और it acts on one body, acts on one body due to other। और डायरेक्शन कैसी होती है? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप कहोगे कि भाई फॉर्मूला नहीं है तो करेंगे कैसे? तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इसको मैंने इससे पुश किया, ऐसे आके मैंने इसको इससे पुश किया, ऐसे यूं पुश किया इसको, और ये जो सरफेस है ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है ना। तो ये जो सरफेस है ये फिक्स्ड है, तो मैंने इसको प्रेस किया और 1 न्यूटन से प्रेस किया, और ये वॉल है ये आगे जा ही नहीं रही, तो इसने इसको 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो इसने भी 1 न्यूटन लगा दी, 1 न्यूटन का हो गया। मैंने इसको और ज़्यादा प्रेस किया 2 न्यूटन, तो इसने इसको 2 लगाया, इसने भी इसको 2 लगा दिया। अब मान लो ये जो सरफेस है वो वॉल नहीं है, इट कैन मूव, तो मैंने इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया और इसने मूव करना शुरू कर दिया। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इस पर 1 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएं। जैसे जितनी फोर्स पे ये मूव करना शुरू कर सकता है उससे ज़्यादा फोर्स लगेगी नहीं, तो वही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि दूसरी बॉडी मूव करने में कितना रजिस्ट कर रही है। तो इसीलिए ना इसका कोई फार्मूला नहीं है, वो देखना पड़ेगा केस टू केस कि कितना वो रजिस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो ये 2 फोर्सेस हो गई। तीसरी फोर्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तीसरी फोर्स है हमारी टेंशन। तीसरी फोर्स है टेंशन। टेंशन को भी समझ लेते हैं, और मज़ेदार बात यह है कि पहले इसका वो लिख लेते हैं कि क्या है इसमें, इसका कॉज क्या है। तो टेंशन इज़ द फोर्स ट्रांसफर्ड थ्रू रोप, वायर, स्ट्रिंग एटसेट्रा। कोई फोर्स ट्रांसफ़र हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में थ्रू रोप, तो हम उसको कहेंगे वो टेंशन है। देखो जरा, ये हमारे पास बॉडीज़ हैं, इस तरीके से। अब इस बॉडी को मैंने खींचना शुरू किया बच्चों, इसको खींचा, तो आप देखेंगे कि ये दूसरी बॉडी भी खींचती है ना, खींच रही है ना। तो उसको कौन खींच रहा है? ये रस्सी खींच रही है। तो ये जो रस्सी फोर्स लगा रही है इस पर, वही टेंशन है। और किधर फोर्स लगा रही होगी रस्सी? ऑब्वियसली इधर लगा रही है, तो टेंशन की डायरेक्शन इस बॉडी पे इधर है। अच्छा, ये अगर मान लो बॉडी ना होती, इससे जुड़ी हुई ना होती, और मैं इसको खींचता, तो बड़े आराम से आगे चली जाती बॉडी। मतलब ये रस्सी मान लो मैं बीच में से काट दूँ, ये कनेक्शन ख़त्म कर दूँ, तो ये तो बहुत आराम से खिंच जाएगा। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि ये खिंच नहीं रहा आराम से, तो जब इससे बंधा हुआ है, ये बॉडी इसके साथ बंधी हुई है, तो और हम इसको खींचते हैं, तो ये बॉडी अगर आराम से नहीं चल रही है तो इसको आगे चलने से रोक रही है। यानी ये रस्सी जो है इसको आगे जाने से रोक रही है, और रोक रही है तो इसका मतलब इस पर टेंशन की डायरेक्शन जो है इस तरफ लग रही है। तो टेंशन जो है वो भी नॉर्मल रिएक्शन की तरह इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। रस्सी के अलॉन्ग लगती है और अवे फ्रॉम बॉडी लगती है। वो कैसे, मैं भी दिखला देता हूँ यहाँ पर डायग्राम बना के। तो जैसे ये हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, ये और ये ए और बी है। तो बी पे आप देख रहे हैं टेंशन इधर लग रही है, ये बी बॉडी है, इस पर इधर लग रही है। लेकिन बी के अगर मान लो ए के साथ कोई रस्सी नहीं बंधी,
और ए को आप इधर खींच रहे हो, बड़े आराम से खींचेगा। लेकिन इसके साथ रस्सी बंधी है और उसके साथ भी बी बंधा है और बी चलने को तैयार नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस है इस पर इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, है ना, ऐसे। ये इसको आगे चलने से रोक रहा है, ड्रैग कर रहा है। तो ए पे टेंशन की डायरेक्शन इधर और बी पे टेंशन की डायरेक्शन इधर है बच्चों। तो ऐसा है, ये है टेंशन फोर्स। ऐसे डायरेक्शन बनानी है, इसका ध्यान से डायरेक्शन देख लो, ऐसे बनती है बच्चों। रस्सी में बननी है, रस्सी जाने है, यहाँ रस्सी नहीं है तो यहाँ नहीं बनेगी, ठीक है। और कैसे बनाना है, बॉडी से अवे, मतलब बॉडी की तरफ मत बना देना है ऐसे, ये टेंशन की डायरेक्शन गलत है, ये टूवर्ड्स द बॉडी हो गया, ऐसे बनाना है अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल अभी हमें टेंशन के क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक बोर्ड इसीलिए बनवाया मैंने ताकि हम ना खास तौर से जो जेई वगैरह के क्वेश्चन है उनको समझने में बड़े बच्चों को दिक्कत आती है कि आखिर वो बॉडीज़ हैं कैसी, सिचुएशन कैसी है। अब जैसे पुली से लटकी हुई बॉडी है तो कैसे लटकी है बॉडी से, तो ऐसे ही मैंने ये बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये भी टेंशन ही है बच्चों, देखो, है ना, ये धागे से बंधी हुई बॉडी है, इसको मैंने पुली से लटका दिया यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। इसको हमने ऐसे लटका दिया पुली से यहाँ पर। तो इस रस्सी में भी क्या है, टेंशन है। जितना ज़्यादा इसका मास होगा उतनी ज़्यादा टेंशन आएगी बच्चों, ठीक है। इस रस्सी में भी टेंशन है। इस पुली पे टेंशन की डायरेक्शन इधर और इधर है, और इस ब्लॉक, इस स्फीयर पे डायरेक्शन किधर है, ऊपर। तो ऐसे होती है टेंशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और आप डिटेल में देखेंगे। थोड़ी सी बात जल्दी से हम कर लेते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन बड़ी ही मज़ेदार फोर्स है। फ्रिक्शन जो है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी और चल नहीं रही है, ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास ये एक बॉडी है और ये इस प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है ऐसे, और चल नहीं रही। एमजी तो आपको पता है ऐसे लगी रहा है, और ये सरफेस को अपने वेट की वजह से जब दबाएगी तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन मैं लगा देता हूँ, ये रही हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो दो फोर्सेस जो लग रही हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ लगी हुई। ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है ऐसे, mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर। और अब ये बॉडी फ़िलहाल तो सिर्फ सरफेस पे पड़ी हुई है, मूव करने की कोशिश नहीं कर रही। तो मूव करने की कोशिश नहीं कर रही तो इस पे फ्रिक्शन ज़ीरो है। जब पेपर में आता है व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो उसमें यही लिखना होता है। तो इफ़ अप्लाइड फोर्स इज़ ज़ीरो, यानी कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रही है, वही अप्लाइड फोर्स कहलाएगी। इफ़ अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज ज़ीरो, तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो ज़ीरो, फ्रिक्शन भी नहीं होगा। सेकंड, जब बॉडी, मतलब ये चीज़ ना आप अगर पेपर में आता है तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में लिख लेना बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ बॉडी डज नॉट मूव बट टेंड टू मूव, मूव कर तो नहीं रही लेकिन कोशिश कर रही है चलने की। कोशिश करने का मतलब हम इसको पुश कर रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं इसको हम, ठीक है, ऐसे। तो अभी तो मैंने धक्का दिया तो चल रही है, मतलब इतना धक्का नहीं दिया हमने। जैसे अगर कोई हैवी चीज़ हो, कार हो, ठीक है, तो वो तो नहीं चलेगी। कार कहीं रखी हुई हो और आप उसको धक्का मारो तो एक पर्सन से तो नहीं चलेगी। खासतौर से अगर आप छोटे बच्चे हो, 11th के बच्चे हैं, कोई भारी सी गाड़ी है तो उसको धक्का दोगे तो आपसे तो नहीं चलेगी। तो आप धक्का तो दे रहे हो, कोशिश तो करा रहे हो उसको चलाने की, लेकिन वो चल नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे में जो आप फोर्स लगा रहे हो, आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई और व्हीकल आगे नहीं गया, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, उधर से आपको आगे जाने से रोक रहा है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो वो गाड़ी वापस आ जाएगी, कम होता तो चल पड़ती। इसका मतलब आपकी अप्लाइड फोर्स के बराबर ही है। और इनफैक्ट अगर आप फोर्स बढ़ा भी देते हो, जैसे आपने 10 से बढ़ा के 15 कर दी, लेकिन फिर भी व्हीकल नहीं चल रहा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन बढ़ के 10 से 15 हो गया। तो जब तक बॉडी चलने नहीं लगती तो फ्रिक्शन बढ़ता रहता है। तो उस चीज़ को भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इफ़ बॉडी डज नॉट मूव बट टेंड्स टू मूव, तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बच्चों? इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और तीसरा केस, जब बॉडी चलने ही लगती है,
इफ बॉडी जस्ट मूव्स, चलने लगती है, ठीक है। जस्ट मूव का मतलब बस अब ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है ये, अगर इससे कम फोर्स लगाएंगे तो नहीं चलेगी और इससे हल्की सी ज़्यादा लगाई तो वो चलने लगेगी। तो जस्ट मूव्स के केस में फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो हो जाता है म्यू एस एन। म्यू एस को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसी में अगर बॉडी चलना ही शुरू कर दें, ठीक है, तो इफ बॉडी एक्चुअली मूव्स, मैं इस तरफ लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड में नीचे आ जाएगा तो वीडियो में दिखाई नहीं देगा। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, इफ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ये जस्ट मूव नहीं है, चलने ही लगी बॉडी, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों म्यू के एन, और म्यू के जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं फ्रिक्शन के, वो ना रफनेस को बतलाते हैं, कितनी ज़्यादा रफनेस है। और एन जो इसमें आया है वो एन वही नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है, ठीक है बच्चों। और फ्रिक्शन का एक जल्दी से मैं ग्राफ भी बना देता हूँ, ये पेपर में आता है क्योंकि, तो यहाँ पर हमारी है फ्रिक्शनल फोर्स और यहाँ है अप्लाइड फोर्स। तो अगर आपके लिए ग्राफ बनाने के लिए आ जाए कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाऊँ, तो बच्चों आपने ये ग्राफ बनाना है। जब फोर्स 0 थी अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन भी 0 था। जब फ्रिक्शन बढ़ के 10 न्यूटन हो गई, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन हो गई और बॉडी चल नहीं रही, फ्रिक्शन 10 न्यूटन। 15 हो गई अप्लाइड फोर्स, बॉडी चल नहीं रही, तो ये 15 न्यूटन। ऐसा तब कब तक चलता रहेगा, जब तक बॉडी चलना शुरू नहीं कर देती। तो इस पॉइंट पे आके बॉडी ने चलना शुरू किया, मतलब जस्ट मूव करने की पोजीशन में आ गई और उसके बाद ये बॉडी चल पड़ी, थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो ये बॉडी जब चलने लगी है तब का मामला है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू के एन कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ ये जस्ट मूव कर रही है तो यहाँ पे म्यू एस एन होगा, और यहाँ आप फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर है। यहाँ हम कहते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक का मतलब बॉडी रुकी हुई है, ऐसा है। इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस पॉइंट को। और फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये ना। तो बच्चों ये ग्राफ है। अभी अगले नेक्स्ट क्लास में ना ग्राफ थोड़ा सा और एलिबोरेट करके मैं बड़ा भी बना दूंगा। मैंने इसी बोर्ड पे एक ही जगह सारी चीज़ें इसलिए बना दी ताकि आपको ना चारों फोर्सेस एक ही जगह मिल जाएं और वीडियो बड़ा ना हो। एक ही वीडियो में आज हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लें, ठीक है। होपफुली ऐसा लगता है कि आपको समझ आया होगा और हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे बेटा। और अगर आपको लगे कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक्स।